ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी नीट 2025 का। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, आप लोग बताना आपने कितना क्वेश्चन सही किया। वी आर गोइंग टू डू एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस पर सेशन। विच फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? आपका कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट कर जाए? अब याद करो, सबसे पहले क्या थी? इनिशिएशन थी, देन इलोंगेशन, एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट? टर्मिनेशन, है ना? तो अगर आपको बेटा ध्यान में होगा तो इनिशिएशन कोडॉन आपके कौन से थे? इनिशिएटर का काम कौन कर रहा था? सिग्मा या रो? सिग्मा फैक्टर विल कम फॉर द इनिशिएशन। फिर आपकी इलोंगेशन हो जाती थी, मतलब जो mRNA चेन है वो क्या कर रही थी? इलोंगेट कर जा रही थी। एंड सबसे लास्ट में आपकी क्या हो जाती थी? टर्मिनेशन, जो कि किसके हेल्प से होती है? आपके रो फैक्टर। सो द आंसर विल बी रो फैक्टर। अगर यहाँ पे इनिशिएशन देता तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता? सिग्मा फैक्टर। अल्फा और गामा ऐसा कोई फैक्टर्स इसमें नहीं होते। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who proposed that the genetic code for amino acid should be made up of 3 nucleotides? ये किसने दिया था कि आपके जो जेनेटिक कोड्स होंगे, जैसे कि आपके U, A, U, G, they will only code for 3 अमाइनो एसिड, मतलब 3 अमाइनो एसिड्स मिल करके एक जो जेनेटिक कोडॉन्स को बनाएंगे। सो हु टोल्ड दिस? तो दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। देखो, टू द पॉइंट एकदम एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये आपका एक सेंटेंस है, लाइक वहाँ पे दिया हुआ है एक साइंटिस्ट का नेम, एंड दैट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रांसफर्स आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विथ, मतलब टी आरएनए और आर आरएनए जो होती है वो एमआरएनए से इंटरैक्ट नहीं करती है। स्टेटमेंट सेकंड है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो क्या ये ऐसा होता है? तो स्टेटमेंट के वाइज जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो है कि ये पहला क्वेश्चन, हाँ, टी आरएनए और आर आरएनए क्या इंटरैक्ट नहीं करती है एमआरएनए से? बिल्कुल करती है। आपकी एमआरएनए की जो चेन होती है, एमआरएनए की चेन होती है, टी आरएनए वहाँ पे आकर के क्या करती है? एडाप्टर की तरह काम करती है, बाइंड करती है। सो टी आरएनए का तो बिल्कुल रोल है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगी। आरएनए इंटरफेरेंस जो होती है हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, ये एक तरह से क्या होता है? सेलुलर डिफेंस का भी एक तरीका है। तो बिल्कुल है कि आरएनए को वो क्या करती है? रेप्लिकेट नहीं, ट्रांसक्रिप्ट होने से उसे रोक देती है और उसको इंटरफेयर कर देती है। दैट विल बी द करेक्ट वन। तो इसके साथ आप बेटा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, क्योंकि आप अगर आपको यहाँ से सिंपल सी चीज़ याद होगी, टी आरएनए और आर आरएनए एमआरएनए के साथ इंटरैक्ट करती है इन ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्या बता रहे? स्टेटमेंट फर्स्ट का ये कहना है कि आपके आरएनए वर्ल्ड में, अब देखो वो इतने माइनर मिस्टेक्स आपसे नहीं होने चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग दैट तो फिर आपको एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लेनी चाहिए। आप रिवाइज कर लोगे तो फिर शायद बनाओगे तो आपके वो गलत नहीं होंगे। आरएनए वर्ल्ड में क्या होता है? तो आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, RNA acts as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living systems. Being reactive, RNA is unstable. सही तो लग रहा है। अब देखते हैं, लेकिन ये इसका रीज़न तो नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकंड, DNA evolved from RNA and is more stable genetic material. Its double helical strands being complementary, resist changes by evolving repairing, आपके क्या हो जाएंगे? रिपेयरिंग मैकेनिज्म। सो आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं बेटा? करेक्ट ही लग रहे हैं, क्योंकि आपकी जो आरएनए होती है ये क्या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इसे ही माना गया था। साथ ही साथ आपकी जो डीएनए होती है वो आरएनए से ही इवॉल्व फॉर्म है, क्योंकि थाइमीन में आपके पास CH3 एक ऐड हो जाती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेटा इसका आंसर आप सी के साथ जाओगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फिर फर्दर अगर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following are the post-transcriptional events in a eukaryotic cell? इसमें से कौन से आपके ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाले इवेंट्स है? तो चलो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करो। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री RNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ये तो होता ही है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 एंड ऑफ hRNA, एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यूज एट 3 एट, बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्रीज आरएनए। क्या बेस पेयरिंग होती है आरएनए की?
ये तो नहीं होती है। तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर आप इसके साथ जाओगे जहाँ पे भी आपके बी आ रहे हैं, बी, हाँ देखो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपके एमआर प्री आरएनए का वो साइटोप्लाज्म में तो नहीं होती है स्प्लाइसिंग से पहले। तो एक तो रिमूवल इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स की ज्वाइनिंग होगी। मिथाइल ग्रुप आपके ऐड होते हैं 5 एंड पे। एडेनिन रेसिड्यू भी आपकी ऐड हो जाती है 3 एंड ऑफ एचआरएनए। लेकिन ये ई के साथ नहीं जाओगे, तो ई वाले जितने भी ऑप्शन से 2 है ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ई वाले को कैंसिल कर देते हैं। फिर ए आते हैं तो ए भी नहीं होगा, तो करेक्ट विल बी बी, सी, डी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपके एल्फ्रेड हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट कौन सा था? ऑप्शन नंबर 4, ए का 4। हाँ देखो ए का 4, देखो 2 ऑप्शन में। अब इन दोनों में हमें देखना है कि बी का क्या होगा, क्योंकि बी में ही आपकी चेंजेस देखेंगे। बी का है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है? डेंसली पैक्ड होते हैं या फिर लूजली पैक्ड होते हैं? तो यूक्रोमेटिन आपके लूजली पैक्ड थे। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में जब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, हिस्टोन्स वाले के जस्ट बाद आपके ये नेक्स्ट पेज में बेटा ये दिया हुआ है। छोटा सा एक पॉइंट है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो आपके अल्फ्रेड हर्शी मार्था का ये हो जाएंगे, यूक्रोमेटिन विल बी दिस, ये हो जाएंगे। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ का अगर एक्सपेरिमेंट याद हो तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे थी। ठीक है, मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। अब बताओ बेटा, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? अब देखो ये तो आपने नहीं पढ़ा है, ये आपके एनसीईआरटी का लाइन नहीं है, ये एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये सेंटेंस देकर के ये नहीं बताया गया कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किसके पास होते हैं। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, डैट इज टू क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं 2968। ओल्ड एनसीईआरटी में थी, न्यू वाले में शायद नहीं है, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें मैंने नहीं देखा है इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब इन एक क्रोमोसोम है तो इस पर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए। जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरी है ना, ओरी बोलो, औरी बोल दो ठीक है। सो ओरी बेसिकली वो ओरी होती है, ओरिजिन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इन प्रोकैरियोट्स स्टेटमेंट कह रही है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, तो आपके आरएनए पॉलीमरेज जो होती है कैपेबल होती है कैटेलाइज करने के लिए आपके प्रोसेस इलोंगेशन को ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्योंकि वो पॉलीमरेज है तो वो करेगी। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजेंटली विथ रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपका रो फैक्टर से हो रहा था या फिर सिग्मा फैक्टर से हो रहा था? तो आई थिंक फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट क्या है आपका बेटा? सही है, और सेकंड वाला क्या है? फॉल्स है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना, कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का ही काम होता है इलोंगेशन को करना, तो वो चेन को इलोंगेट कर देती है। और दूसरा ये पूछ रहा है कि रो फैक्टर जो होता है वो इनिशिएट करती है। नहीं, रो फैक्टर तो बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करती है, दे आर द एंडिंग कोडॉन्स, वो तो क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं ना। सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करती है। फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। अब देखो स्टेटमेंट 1, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? आपके 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में। किसके एडिशन में? आरएनए पॉलीमरेज इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। ऑल द 3 आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल्स। तो क्या ये पूरे के डिफरेंट रोल्स आपके हो जाएंगे? बताओ, अगर अलग अलग पॉलीमरेज हैं तो पॉलीमरेज का क्या होगा? काम अलग अलग होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपके 3 से आरएनए पॉलीमरेज कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके एग्जैक्ट एनसीईआरटी में बेटा दिए हुए हैं, तो बताइएगा। तो दोनों ही क्या है आपके? करेक्ट है। आंसर विल बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ भी बता दिया गया है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसमें आपके आरआरएनएस, ये वाला स्टेटमेंट याद है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और कौन किस पे एक्ट करती है बेटा? ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी, ऐसा नहीं कि ये बाहर से कहीं से है। तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आरएनए जो पॉलीमरेज थर्ड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? किसके ट्रांसक्रिप्शन के? टीआरएनए के लिए, 5s आरएनए के लिए, एसएनआरएनएज के लिए। सो यू मस्ट गो थ्रू इट, एक बार इसको रिवाइज कर लेना अगर ये नहीं याद है तो। चलो नेक्स्ट, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ट्रू, सही बात है। देखो 2025 में ये रिपीट हुई है, 2024 के री क्वेश्चन।
RNA interference involves the silencing of a specific mRNA due to a complementary single-stranded RNA molecule that binds and prevents the translation of mRNA. RNA interference यही तो होता है, बहुत हार्ड यही होता है. अच्छा यहाँ पे दिया क्या, एक मिनट. RNA involves the silencing of a specific mRNA interference due to a complement, नहीं इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं होती ना, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से नहीं होता, तो ये गलत है. द फर्स्ट वन इज सही, वो तो रिपीटेड क्वेश्चन था. ठीक है. नेक्स्ट, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, ये किसके हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ परमेज. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. ये हमारे जो वाई जीन होती है लैकोपोडिन में, वही परमेज एंजाइम के लिए कोड करती है ना, जो कि परमिलिटी बढ़ा देती है. अब देखो, हाँ, a transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream. तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अगर याद होगा डीएनए में जो इस तरीके से बने हुए थे, वो कौन कौन से यूनिट को बता रहे थे. सबसे पहला तो प्रोमोटर आता था. प्रोमोटर आकर के स्ट्रक्चरल जीन पे काम करती थी. स्ट्रक्चरल जीन जब यहाँ से पॉलीमरेज बन जाते थे हमारे, देन आपकी क्या हो जाती थी कि प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती, मतलब टर्मिनेटर का काम होता था. तो रिप्रेसर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल नहीं, ट्रांसपोजन्स नहीं, हाँ प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर. ठीक है, सिंपल सा है ये, पीएसटी. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following statement is correct regarding the process of replication of E. coli? E. coli के रिस्पॉन्स में ये कौन से सही है. तो जो आपके डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करते हैं एक डायरेक्शन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन को वन डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज कैटेलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन को 5 प्राइम 3 प्राइम दोनों बोथ डायरेक्शन में. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है, कैटेलाइज करती है पॉलीमराइजेशन को 5 प्राइम टू 3 प्राइम. है तो यही. ओके, चलो ये भी देख लेते हैं. दिस वन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ. बताओ फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या दिया था, ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट था, है ना. फिर आपके हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड दिया था. सी का वन 2 आ रहा है, सी का 1 2 है. ठीक है, ए का 3 भी दोनों में ही है. तो अब हमें क्या करना है, बी को देखना है. बी को किसने दिया था, तो मोनॉट का एक्सपेरिमेंट था, लैकोप्रोन, मेसल्सन एंड स्टॉल का क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. आंसर बी होना चाहिए. हाँ चलो ठीक है. अब आ जाओ फिर से यहाँ पे. डाउन सिंड्रोम में आपके बेटा क्या हो रहे थे, तो 20 ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम से ये एसोसिएटेड, मतलब 21st क्रोमोजोम. तो ए का 3. इज देयर एनी ऑप्शंस. डाउन सिंड्रोम ये कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 21st, ए का 3 होना चाहिए. ए का 3 यहाँ पे आंसर गलत दिया है, इस आंसर के साथ मत जाइएगा. फिर आपके हाँ क्लिफेंटर्स में आपके क्या हो जा रहे थे बेटा, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाती है, डैट इज़ डी का 2. ए का 3 डी का 2. इसका आंसर बेटा सी होना चाहिए. ठीक है, सी इसका आंसर जाएगा. सो आंसर विल बी सी. ओके, अब ये आपका होमवर्क है, डू दिस, स्क्रीनशॉट ले लो, करना. दिस इज़ ऑल्सो 20 क्वेश्चंस करने थे, ये 4 क्वेश्चंस मैं वर्क में दे देती हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा निकलना है, सो माय टाइम इज़ गेटिंग. आपके जो लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वो कौन से थे वो भी देख लेना आपके ये. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसे ही 20 MCQs करेंगे. अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं ऐसे ही आपको इसके लाइक PDF दिखा दूंगी, यू हैव टू करेक्ट. आप इसको टिक कर लेना. देखो आज हमने क्या किया, 2025 से 2023 के आपके PYQs इस चैप्टर्स के सॉल्व हो गए. ठीक है, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर. अब ऐसे ही आप अपनी तरफ से भी आप क्या करो, एफर्ट्स डालो, क्वेश्चंस को बनाओ एंड डू द रेगुलर प्रैक्टिस. रेगुलर कंसिस्टेंट होके करोगे तो अच्छा होगा. ठीक है, बाय, टेक केयर.